नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने टॉपिक कवर कर दिए, वीडियोस में जाकर आप एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर में। किस पे, कौन सा टॉपिक है आपका? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य के बाद के जो छोटे छोटे राजवंश देखे जाते हैं, उसी में हम लोग मौर्योत्तर काल को समझेंगे। क्लियर? मौर्योत्तर काल में हम लोगों ने, याद है, दो फेज में पढ़ा था। एक विदेशी लोग आए थे, एक यहीं के जो है मौर्य एक बड़ा साम्राज्य था, उसके खंडहर पे बहुत सारे साम्राज्य स्थापित हुए थे, उनको देखेंगे। क्लियर? इसमें सब टॉपिक तो देख ही चुके थे, इसमें क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं बच्चों। देखिए, पहला है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? एक आपको काम करना होगा, कॉपी पेन लेके बैठना होगा, जो पॉइंट्स हों उनको एक बार नोट कर लेगा। हो सके जो टॉपिक आपने नोट किया उसमें ही ऐड कर लेना, जो ऐड करने वाला लगे। क्लियर? हाँ, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के बच्चों जारी किए थे? तो स्टेटो सेकंड है, स्टेटो फर्स्ट है, ड्रेमेटियस है, मिनांडर है। किसने? स्टेटो सेकंड। स्टेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है? 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक। क्लियर? याद रखेगा। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? दिमाग में रखेगा, स्टेटो सेकंड। देखो, शीशे के सिक्के से क्वेश्चंस आते हैं, जो आगे भी देखोगे। सातवाहन वंश, उसने भी शीशे के सिक्के जारी किए, फेमस रहा। ठीक है, आइए, स्टेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, यह एक हिंद यवन शासक था। फिर निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? हुविस्क है, कनिष्क है, समुद्रगुप्त है, अगाथोक्लीज है। ये कुछ क्वेश्चन अलग से मिल जाते हैं, इनको अलग लिख लेगा। अफगानिस्तान के एक खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए, जिन पर वासुदेव और संकर्षण का चित्र उकेरा गया है। ठीक है, तो यार, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं? संकर्षण और वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं किसके? अगाथोक्लीज। लिख लेगा, अगाथोक्लीज के आगे डैश लगा के लिखेगा। जो इनके सिक्के पे किसके जो हैं चित्र अंकित हैं? संकर्षण और वासुदेव। कुछ अलग से लिखेगा। ठीक है, फिर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? बच्चे आप देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन। तीनों के समसामयिक नहीं, तीनों के समसामयिक नहीं, तो मतलब अब देखो, एक लिखा है बिंबिसार, एक लिखा है गौतम बुद्ध, एक लिखा है मिलिंद, एक लिखा है प्रसेनजित। तो देखो, 6ठी ईसा पूर्व महाजनपद काल था। कौन था? महाजनपद काल। उस महाजनपद काल में एक चीज समझोगे, प्रसेनजित भी थे कि नहीं थे महाजनपद काल में? बिल्कुल थे प्रसेनजित। जब देखोगे, कौशल के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध के लिए विहार दान में करते हैं। ठीक है, फिर उसी समय आप गौतम बुद्ध को भी देख रहे हो। ठीक है, उसी समय बिंबिसार हर्यक वंश का शासक। ठीक है, 5वीं 6ठी ईसा पूर्व के ही करीब ये सब आपको हर्यक वंश वगैरह सब मिलता है। तो इसका मतलब ये तीनों क्या है? समकालिक हैं। जबकि मिलिंद देख रहे हो, ये क्या है? हिंद यवन। मौर्योत्तर काल में आपके जब हिंद यवन आते हैं, तो उसमें आप कौन देख रहे हो? मिलिंद। मिलिंद और किसका? नागसेन का संवाद होता है, उसी को मिलिंद पन्हो नाम से पुस्तक से जानते हैं। ठीक है, हाँ, मिलिंद को ही मिनांडर कहते हैं। तो कौन ऑप्शन हो गया? सी। देखो कैसा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आईएएस में आया है। ये केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि आपसे देख रहा था। समकालीन का मतलब होता है कि एक समय के, तो तीनों तो एक समय के हैं, लेकिन एक समय का नहीं है। जब मेरा लेक्चर आप पूरा देखेंगे तो सब समझ जाएंगे इसको। देखो, बिंबिसार ने 544 से 492 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। वह हर्यंक कुल से संबंधित था। प्रसेनजित कौशल महाजनपद का राजा था। महात्मा बुद्ध का समकालीन था। महात्मा बुद्ध का समय जानते ही हो, 563 जन्म है, मृत्यु इनकी कब है? 483 ईसा पूर्व, तो जानते ही हो। बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया था। मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। इसका समय 155 से 165 अथवा 165 से 130 ईसा पूर्व था। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजित तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद इसका समसामयिक या समकालिक नहीं था। ठीक है, फिर आइए, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में देखा गया? मैंने बताया था, संस्कृत का सबसे प्राचीनतम अभिलेखों में से कौन है? जूनागढ़ का अभिलेख। तो काठियावाड़ के रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था, वो किस शैली में था? काव्य शैली में। आपको जानकारी भी होगी, उस पर सबसे पहला जो है वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख 130 से 150 इनका टाइम पीरियड भी है। गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ था। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का अभिलेख है। अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। और किस शैली में था? संस्कृति काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? रुद्रदामन का ही समय का अभिलेख होगा, वही तो होगा जूनागढ़ अभिलेख।
गुजरात के रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ, यह शिला पर उत्कीर्ण है। इसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। सोचो, गुप्त काल का भी, स्कंदगुप्त का भी लेख है और अशोक के 14 प्रज्ञापनों की भी प्रति है। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। फिर आइए, लिपि इसकी कौन है? ब्राह्मी है और भाषा संस्कृत है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली है, विजय, शासन, व्यक्तित्व, इस पर सुंदर प्रकाश डाला गया। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। एक नहीं बच्चे, ध्यान रखिए, वो है कौन है? लास्ट रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख से लेख पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए करवाई थी। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। बिना बेगार लिए करवाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, कौन है? रुद्रदामन। लेकिन जो करवा रहा सबसे पहले स्थापना वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? फिर आइए, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया है? किस धातु के? ताम्र। अब एक लाइन लिख लीजिएगा, कार्दमक क्षत्रप के आगे लिखेगा अति दुर्लभ सिक्के। कार्दमक क्षत्रप ने किसके सिक्के जारी किए? ताम्र, ठीक है। फिर आइए, देखो, कार्दमक वंशी शासकों की मुद्राओं को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन्होंने रजत मुद्राओं को रखा जाता था, जो क्षरात्र वंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। कार्दमक शासक चस्टन ने रजत और ताम्र दोनों, ठीक है, रजत और ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई। प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया। इसका सही उत्तर तांबा होगा, क्योंकि कार्दमक वंशियों ने ताम्र की बहुत कम मुद्राएं चलाई हैं। तो समझ रहे हो कि नहीं? उन्होंने चलाई किसकी थी ज़्यादातर? शीशे, चांदी की, चांदी मतलब रजत, और दूसरा कौन है? पोटीन। कौन है? पोटीन भी एक धातु है। तो 2 की चलाई। कार्दमक के आगे लिखिएगा, लिख लीजिएगा, कार्दमक वंश के शासक ने 2 सिक्के खासकर चलाए, एक रजत, एक कौन है? पोटीन। और सबसे कम किसके सिक्के चलाए? तांबा के, ताम्र। क्लियर? ये खंड शिक्षा अधिकारी 2019 में प्रश्न आया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पीसीएस के थ्रू। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर पहना है ड्रेमेटियस। बच्चों याद रखिएगा, ड्रेमेटियस। फिर कौन है? रुद्रदामन। फिर गोंडोफर्निज, विम। तो ड्रेमेटियस का जानते हो कौन है? हिंद यूनानी 3। रुद्रदामन कौन है? रुद्रदामन का जो है कौन सा आपका है? शक 4। गोंडोफर्निज कौन है? पहलव। और विम कौन है? कुषाण। तो कौन हो गया? 3 4 1 2, 3 4 1 2, कौन हो गया? सी। फिर आइए, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। उत्तर तथा पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? देखिए आप, इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। किसने किया था? कुषाणों ने। आप याद रखिएगा, एक सोने के भी सबसे ज्यादा सिक्के चला रहे हैं कुषाण, और किसके चला रहे हैं? तांबे के भी सबसे ज्यादा चला रहे हैं कुषाण ही। ठीक, फिर आइए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? नियमित रूप से सोने के सिक्के कौन चलाएगा? कुषाण ही चलाएंगे, ठीक है। फिर बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन मिलता है? कनिष्क के। याद आया? बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन मिल रहा था? कनिष्क। जबकि विम कटफिशस के सिक्कों पर किसका अंकन मिल रहा था? शिव, नंदी और त्रिशूल, ठीक है। आइए, और जो है अभी पढ़े थे, संकर्षण वासुदेव आगाथोक्लीज के सिक्कों पर मिल रहा था। और शीशे के सिक्के सातवाहन तो चलाते हैं, लेकिन यूनानी शासक स्ट्रेटो सेकंड भी शीशे के सिक्के चलाता है। अभी कार्दमक वंश ने किन से कौन से सिक्के चला रहे थे? रजत के और पोटीन के। और उन्हें अति दुर्लभ बहुत कम किसके चलाए? तांबे के, ठीक है। छोटी चीज जानते रहिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? सोने के सिक्के कौन जारी करा था सर्वप्रथम? विम कटफिशस। ये भी होगा सही। हाँ, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? विम कटफिशस ने, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? किसने व्यापक पैमाने पर? विम कटफिशस ने। जहां सोने का सिक्के चलाने की बात आए, पहला हो चाहे व्यापक स्तर पर, तो जो कुषाण का शासक कौन था? विम कटफिशस ही था, ठीक। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था कुषाण शासक विम कटफिशस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है, ठीक है। योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। किसका मिलता है अंकन? कार्तिकेय का। देख लीजिएगा क्या मामला लिखा है। योद्धाओं का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी और बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। मतलब योद्धे जो वंश है उसका जानकारी उसकी कहाँ मिलती है?
पुराण है, अष्टाध्यायी है, बृहद संहिता इत्यादि पे। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब और राजस्थान के बीच था। मतलब दक्षिण पूर्वी पंजाब मतलब पंजाब का दक्षिण पूर्वी हिस्सा और राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। ठीक है, आइए अगला। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। ठीक, देख लेगा। कनिष्क के शासन कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि कितनी है? 21वीं या 81वीं ईस्वी सन। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में क्या की गई? स्थापित की गई। ये भी याद रखेगा, मथुरा से ये मूर्ति लाई गई थी और कहाँ पर स्थापित की गई? सारनाथ में। और कब? 78 ईस्वी सन के तीसरे वर्ष, मतलब 81 में। क्लियर? आइए अगला। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 एडी में। वही तो कहा रहा था, मतलब 78 एडी से 3 वर्ष बाद मथुरा से लाकर कहाँ पर स्थापित की गई? सारनाथ में। वो कब की गई? 81 में। इनका राज्याभिषेक 78 में। अशोक का राज्याभिषेक 269 बीसी में। ठीक, कलिंग युद्ध 261 में। ठीक है, गद्दी पर बैठ रहे थे 272 में, लेकिन वह राज्याभिषेक कब कर रहे थे? फाइनली, मतलब पूरे ऑफिशियल रूप से 269 में। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन। शक संवत कब प्रारंभ किया जाता है? इसी को माना जाता है शक संवत जब से इनका राज्यारोहण हुआ। किसका? कनिष्क का। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर उसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। ठीक है, हाँ, इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 माइनस 57 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को ही इसका प्रवर्तक माना है। मैंने देखा ज्यादातर जो है किसको इसका प्रवर्तक माना गया है? कनिष्क को ही माना गया इसका प्रवर्तक। किसको माना गया है? कुषाण शासक कनिष्क को ही माना गया। क्लियर? विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? जब आप क्या करते हो 78, इसमें क्या है आपका? शक संवत 57 पूर्व है चूंकि, तो इसको जोड़ते हो, और ये 78 ज्यादा है तो इसको क्या करते हो? घटाते हो। तो ये जुड़ेगा, ये घटेगा, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 135। कितना हो जाएगा? 135। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर क्या मिल जाता है? विक्रम संवत। ठीक है, 78 घटा देने पर कौन संवत मिल जाएगा? ठीक, जैसे मान लीजिए इस समय कितना चल रहा है? 2024 चल रहा है। ठीक, इसमें कितना जोड़ दीजिए? 57, तो कितना हो जाएगा? 8। कितना? 2081। मतलब जो हम कहें कौन संवत है? विक्रमी संवत। तो कितना हो गया? 2081। और इसी में आप जो क्या कर दोगे? 57 घटा दोगे। मान लीजिए 57 घटाना है हमको, 24 हमने घटा दिया, कितना हो गया? 2000। ठीक है, और इसमें से हम और कितना घटा दें? 26 और 27 31, और इसमें से हम घटा दें, कितना घटा दें? 31 26 27 26, और कितना हो गया आपका उधर का? हमने कितना घटा दिया? इसमें 24 घटा दिया है, 26 और आपका 27 33। ठीक, कितना? 33 और घटा दे तो कितना आ जाएगा? लगभग 1900। हाँ, 1900 कितना है? 67। ठीक, कितना आ गया? 1967 के आसपास। क्लियर? 78 आप घटाए दे रहे हो तो क्या बन गया आपका? शक संवत। और 57 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? विक्रमी संवत। तो इसमें कहीं आप कहीं वैल्यूज लिख लो ऐसा, विक्रम संवत 57 जोड़ने पर और शक संवत 78 घटाने पर, और एक लाइन बस लिख लो शक और विक्रमी संवत। कंफ्यूज ना होना, दोनों का डिफरेंस कितना रखोगे? बस 135 वर्ष। चूंकि ये कितना है? 78 घटाते हो और इसको कितना जोड़ते हो? 57 जोड़ते, तो 78 57 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 135। आइए अगला। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक क्षेत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। 355 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथि में से किस एक के तदनुरूप है? तो कितना हो जाएगा? 22 मार्च या 21 मार्च? कौन है? 22 या 21 मार्च। ध्यान रखिएगा, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है विक्रम संवत पे नहीं है, किस पे है? शक संवत पर। कब है? किस पर माना गया है? शक संवत। और आइए, जो एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो 1 जनवरी आप जब न्यू ईयर कहते हो, ऐसे जो है शक संवत का न्यू ईयर कब मनाया जाता है? 1 चैत्र। ठीक है, और 1 चैत्र जो इधर के ग्रेगोरियन कैलेंडर से तुलना करोगे कौन सी तारीख होती है? 22 या 21 मार्च। क्लियर? फिर आइए, चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह है।
ठीक, राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। एक चैत्र 22 मार्च का होता है, जो लीप वर्ष में कितना हो जाता है 21। लीप वर्ष में कितना हो जाएगा 21, वैसे कितना रहेगा 22। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है कब से? 57 ईसा पूर्व। क्लियर। फिर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 2009 में संवत का वर्ष है? तो इसमें जो आपको 78 घटाना है, तो 78 का मतलब 1 हो जाएगा, कि 78 जब जाएगा तो 9 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? इकाई अंक 1 वाला कौन है? ऑप्शन ए ही है। क्लियर। तो कौन हो जाएगा? क्योंकि इसमें से क्या कर दोगे 78 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? तो क्या आ जाएगा? कौन संवत आ जाएगा? शक संवत आ जाएगा। क्लियर। देखो आया है 4-5 बार क्वेश्चन में देख रहा हूँ, शक विक्रमी विक्रमी शक बार बार आ रहा है। ठीक है। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का उल्लेख करो। मैंने लिखा था कनिष्क के समय कौन कौन था। एक अश्वघोष थे कि नहीं थे? वसुमित्र थे कि नहीं थे? ये कंबन तो साउथ के हैं, और कालिदास तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के हैं, विक्रमादित्य के समय के। तो कौन हो गया? 1 और 2, मतलब कौन? फर्स्ट एंड सेकंड। कौन ऑप्शन हो गया? सी। क्लियर। आइए अगला, अश्वघोष किसका समकालीन था? जानते हो किसका था? कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन से कनिष्क के दरबार में संबद्ध नहीं था? अश्वघोष संबद्ध था, चरक भी संबद्ध था, ठीक है, नागार्जुन संबद्ध था, कौन नहीं संबद्ध था? पतंजलि संबद्ध नहीं थे। क्लियर। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है। पतंजलि किसके समकालीन थे? शुंग वंश के। क्लियर। शुंगकालीन विद्वान थे। फिर आइए, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? देखो अश्वघोष हैं, वश्वामित्र हैं, पार्श्व हैं, नागार्जुन हैं, चरक हैं, ये सब किसके समय के हैं? कनिष्क के। कौन नहीं है? विशाख दत्त। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में किस वंश के बारे में बताया गया? मौर्य वंश। मतलब मौर्य वंश इससे पहले था, तो ये इसके नहीं है। क्लियर। निम्नलिखित में से नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है, लिखना रबतक अभिलेख डाल दीजिएगा। रबतक अभिलेख में 4 क्षेत्रों का उल्लेख है, खासकर कौशाम्बी का भी है, पाटलिपुत्र का भी, चंपा का भी है, साकेत वगैरह का भी है कि नहीं है, उसको देख लेगा। साकेत का भी है, देख रहे हो। किसका नहीं है? श्रावस्ती का नहीं है। देखो कनिष्क के रबतक अभिलेख में कितने शहरों का उल्लेख है? 4 शहरों का उल्लेख है। कनिष्क के कौन से अभिलेख में? रबतक अभिलेख में 4 शहरों का उल्लेख है। कौन कौन है? साकेत है, कौशाम्बी है, पाटलिपुत्र है, और कौन है? चंपा है। श्री चंपा लिख दिया है। ठीक है। देखो साकेत यूपी का एक साकेत हो गया, और एक आपका कौशाम्बी हो गया। ठीक है। यूपी के 2 हो गए, साकेत और कौशाम्बी। और फिर चंपा कहाँ का होगा? बिहार का। और आपका पाटलिपुत्र भी कहाँ का होगा? बिहार। तो ऐसे दिमाग में रखें, 4 शहर हैं, 2 उत्तर प्रदेश के हैं, 2 कहाँ के? बिहार है, कंफ्यूज नहीं हो गए। एक आपका कौशाम्बी है, तो दूसरा कौन है आपका? कौशाम्बी के अलावा यूपी का कौन है? साकेत। और वहाँ के बिहार के चंपा और पाटलिपुत्र, ध्यान रखिएगा। अर्थात इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। ठीक है। आइए, रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से 1993 में प्राप्त हुआ था। ये ग्रीक लिपि बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। एक लाइन लिख लेगा बस, अभिलेख ब्रैकेट रखेगा अफगानिस्तान, ब्रैकेट में लिख लेगा। ये रबतक अभिलेख कहाँ मिला है? आजकल लोकेशन बहुत पूछ रहा है, जैसे समीक्षा अधिकारी में देखा होगा, वो कांधार कहाँ है पूछा है, वर्तमान में कहाँ है, सब लोकेशन। तो अफगानिस्तान। ठीक है। और एक और लिखेगा उसमें चीज, लिपि ग्रीक लिपि है, भाषा कौन है? बैक्टीरियन। लिपि कौन है? ग्रीक लिपि, भाषा बैक्टीरियन। तो याद रखिएगा, कनिष्क के रबतक अभिलेख से 4 महाजनपदों का ज्ञान मिलता है। तो 4 महाजनपद कौन कौन है? दिमाग में रखिएगा फटाफट। क्लियर। कौन कौन जो है 4 अभिलेख हैं, 4 महाजनपद हैं? ग्रीक, एक कौन है आपके? कौशाम्बी, दूसरा साकेत है, पाटलिपुत्र है, चंपा है। क्लियर। और कहाँ है? अफगानिस्तान में। किस भाषा में है? बैक्टीरियन भाषा। लिपि कौन सी है? ग्रीक लिपि है। ठीक है। आइए अगला। हाँ, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो बच्चों, आपके चरक ने भी प्राप्त की है, जीवक ने भी प्राप्त की है, और चाणक्य ने भी वहाँ पे प्राप्त की है। क्लियर। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भी वहाँ ही पढ़ाया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो याद रखेगा। हाँ, चिकित्सक तो कौन है? जीवक है, चरक भी चिकित्सक हैं। ठीक है। तो और वहाँ पढ़ा कौन है? चाणक्य भी पढ़े हैं, वो राजनीति शास्त्र से जुड़े हुए, लेकिन पढ़े वो भी हैं। तो लिख लो, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आगे डैश लगा के तीनों के नाम लिख लो। ये तो सबको ये जानता है, चरक और जीवक कौन है? वैद्य हैं। ठीक है। उसमें लिख लीजिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय के आगे चरक, जीवक, चाणक्य। चरक, जीवक, चाणक्य। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित
तक्षशिला प्राचीन समय में कांधार राज्य की राजधानी थी, जानते ही होगे। तो तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा का केंद्र था। अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। इसमें राजा सामांजन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजित, बिंबसार का राजवैद, देखिए कौशल के राजा प्रसेनजित, बिंबसार का राजवैद जीवक, कनिष्क का राजवैद चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंध, चाणक्य आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की है। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक और धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में क्या था, प्रसिद्ध था। क्लियर। आइए आगे देख रहे हैं। क्योंकि जो आपका मौर्योत्तर काल है, विदेशी तो आक्रमणकारी हैं, यहाँ के भी आपको वंश देखने को मिलेंगे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। मैंने कौन सा अभिलेख बताया था, अयोध्याभिलेख शुंग वंश की जानकारी का स्रोत है। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहदत्त की क्या कर, हत्या कर शुंग वंश की क्या की थी, स्थापना की। अयोध्याभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो एक लाइन लिख लेगा, अयोध्याभिलेख आगे डैश लगा के, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए की जानकारी। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी है। क्लियर। शुंगों के पूर्वज के मूलतः किस स्थान से थे, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे, उज्जैन। देखो ये क्वेश्चन अच्छा आया है, इसको लिख लेगा। शुंगों के पूर्वज लिखेगा, शुंगों के पूर्वज उज्जैन से थे, बस। शुंगों के पूर्वज उज्जैन के थे। शुंग वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक पुष्यमित्र शुंग था। धनदेव के अयोध्याभिलेख से उनके द्वारा उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का साक्ष्य मिलता है। जो अयोध्याभिलेख है उस किसने बनवाया, क्या लिखवाया किसने, धनदेव ने। ये भी लिख लीजिएगा, जो अयोध्याभिलेख है किसके द्वारा है, ठीक है, धनदेव। और जानकारी लेकिन किस वंश की मिलती है, शुंग वंश की। जानकारी के लिए राजा कौन है उस समय का, पुष्यमित्र शुंग है। क्लियर। फिर आ जाइए, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, कर्ण वंश ने। किसने किया, कर्ण वंश ने, जानते ही हैं कर्ण वंश। अंतिम राजा कौन था जो है, देखिए इसमें मिलेगा आपको, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, देवभूति। अपने अमात्य किसके द्वारा मार दिया गया, वासुदेव के द्वारा मार दिया गया। और वासुदेव ने एक नए राजवंश की स्थापना की, इसका नाम क्या था, कण्व वंश था। क्लियर। आइए, शुंग के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त है। बृहदत्त की हत्या कर कौन शासन स्थापित करता है, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग हो गया। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हो गया, देवभूति। देवभूति के बाद जो है इसका अंतिम शासक कौन शुंग वंश का आता है, देखिएगा, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की, वासुदेव ने। वासुदेव ने कौन सा वंश स्थापित किया, कण्व वंश। और कण्व वंश ब्राह्मण वंश से जुड़ा हुआ था। फिर कण्व वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या कौन कर रहा है, सातवाहन का जो है स्थापना करने वाला शासक सिमुक। क्लियर। तो 4 कंफ्यूजन वाले हैं। अशोक हटा दिए, बृहदत्त सबसे अंतिम मौर्य के, फिर इसके बाद शुंग के जो है पुष्यमित्र शुंग, फिर अंतिम शुंग के कौन है, देवभूति। और फिर देवभूति के बाद कण्व के कौन है प्रथम, वासुदेव। और फिर वासुदेव के बाद अंतिम कौन आ रहे हैं, इसी के सुशर्मन। और सुशर्मन की हत्या कौन कर रहा है, सातवाहन वंश का शासक कौन, सिमुक। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्लियर। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा, उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित करने वर्ण संकर को रोका। इसी कारण उसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। ठीक है। फिर आइए अगला, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मैंने कहा था दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो देखा जाए कौन था, सातवाहन। कौन था, सातवाहन ही था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में स्वराज वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या शिप्रक दिया गया, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। क्लियर। फिर आइए, सिमुक ने निम्न वंशों में किसका संस्थापक था, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। फिर आइए, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, पांचाऊ ने चीनी जनरल ने किसको हराया था, पांचाऊ ने कनिष्क को हराया था। क्लियर। फिर आइए, चीनी स्रोतों के अनुसार 73वें से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। कोई मतलब नहीं है इसका, बस किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, पांचाऊ ने। इतना आपको इसमें पूछा भी नहीं जाएगा ज़्यादा। निम्न से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर थी, जो कुषाणों की ही होंगी।
कुषाणों ने चारों तरफ फैलाया, चीन से चूंकि आ रहे हैं तो उस क्षेत्र में भी इनका शासन था। तो गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इन्होंने दिया है मौर्य वंश को भी दे दिया है, कुषाणों को। देखो वैसे तो मेन कुषाण भी हैं और ये भी हैं, क्योंकि इनकी भी सीमाएं ईरान तक लग रही थी, अफगानिस्तान ईरान तक, तो ये भी बाहर तक थे, ये भी बाहर तक थे। क्लियर? तो कौन हो जाएगा, बी और सी। देखो लिखा भी है, मौर्य कुषाण दोनों साम्राज्यों की सीमा भारत के बाहर तक विस्तृत थी। सेल्यूकस से संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। काबुल, कांधार आदि इसके भाग थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान से मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में यूपी और बिहार तक। क्लियर? तो आइए अगला देखते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, जानते हैं किस काल में, कुषाण काल में। फिर स्टार्ट करें, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये आपको देखना पड़ेगा, कौन, बैराट। ये लिखना चाहो, मिनांडर के 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, बैराट। हिंद यवन शासक मिनांडर के 16 सिक्के बैराट से प्राप्त हैं। इसकी मुद्राओं पर नाइक, एथेना, मुकुटधारी राजा का शीश, चक्र, ऊंट आदि आकृतियों का अंकन मिलता है। तो बैराट से जो है, भाबरू बैराट है, तो बैराट कहाँ क्षेत्र है, राजस्थान में, तभी राजस्थान में ही पूछा गया है क्वेश्चन। तो जो है मिनांडर के 16 सिक्के जो मिल रहे हैं कहाँ पे, बैराट। बैराट है कहाँ, राजस्थान में। क्लियर? अब बताओ इसमें निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित है? हड़प्पा, चित्रित, धूसर मृदभांड है, वैसे ये तो होना चाहिए वैदिक काल से जुड़ा हुआ, ठीक है। उत्तर लास्ट वाला समय था हड़प्पा के, तब चित्रित धूसर मृदभांड है। कुषाण बिल्कुल सही है, गांधार कला शैली कुषाण में। मुगल, अजंता चित्रकला, ये नहीं, अजंता किससे है संबंधित, गुप्तो संबंधित। किससे संबंधित है, गुप्तो संबंधित है। मराठा पहाड़ी चित्र शैली, ये भी गुप्तो संबंधित। ये जो मराठा है पहाड़ी है, किससे, मुगल से। तो पहाड़ी चित्र शैली ये मुगल से संबंधित है, और कुषाण ये सही है। और गुप्त से कौन है, अजंता चित्रकला, ये किससे संबंधित है, गुप्त से। ये किससे संबंधित है, कुषाण से। ये किससे संबंधित है, उत्तर हड़प्पा काल या वैदिक काल की ओर जब बढ़ते हैं तब है। क्लियर? फिर आइए, जो है कुषाण शासक कनिष्क के काल में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। एक गांधार शैली थी, एक कौन थी, मथुरा शैली थी। क्लियर? आगे हम लोग देख रहे हैं, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कुषाणों के समय मेन जो बार बार गांधार शैली आती है, किसके समय फली फूली, कुषाणों के समय। अगर आइए, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? शक क्षत्रप काल में, ये लिख लीजिएगा लाइन, क्योंकि सिक्कों का अनुपात पूछ सकता है कि आपका यूपीपीसीएस 22 में ग्रेन वगैरह पूछा गया था गुप्तकालीन चांदी का सिक्का के बारे में, ठीक है। तो शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था, 1:35 था। सोने चांदी के सिक्कों का रेशियो क्या था शक क्षत्रप काल में, 1:35। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का रेशियो कितना था, 1:35। हाँ, कुषाण में, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कुषाण स्वर्ण और तांबे का चलाएंगे, बिल्कुल। सोने तांबे को नियमित और बड़े स्तर पर चलाने वाले फेमस राजवंश कौन हुआ, कुषाण ही हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। गुप्त शासक स्वर्ण और चांदी दोनों के सिक्के चला ही रहे हैं गुप्त शासक, ये भी बात क्या है, सही है। सातवाहन सोने को एक आभूषण के रूप में यूज करते हैं, सिक्के के रूप में नहीं, तो कौन नहीं चला रहा, यही आपको क्या है, गलत हो गया। और कलचूरी स्वर्ण, रजत और ताम, ये सब चला रहे हैं, स्वर्ण, रजत और तांबा, सोना, ये सब किसको चला रहा है, कलचूरी, ठीक है। कुषाण ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे, स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने तांब सिक्के भी चलाए। गुप्तों ने स्वर्ण रजत के सिक्के चलाए। कलचूरी शासकों ने स्वर्ण, रजत और तांबे के सिक्के चलाए। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए, उन्होंने चांदी, तांबा, शीशे, पोटीन इत्यादि के सिक्के चलाए थे। फिर आइए अगला, गांधार कला, किससे लगाओगे गांधार कला, कुषाण। जूनागढ़ अभिलेख, मिनांडर। रुद्रदामन, मिलिंद पन्हो, मिनांडर। और तक्षशिला लेख कौन है, पथिक। 3 4 1 2, 3 4 1 2 कौन हो गया, 3 4 1 2। आइए फिर अगला, निम्न अफगानिस्तान का बबियान प्रसिद्ध है, जानते हो किसके लिए, बुद्ध प्रतिमा के लिए, ठीक है। फिर जो कला शैली भारतीय यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार कला शैली, ठीक है। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय चीनी कला का, भारतीय तुर्की कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का, किसका, भारतीय तथा यूनानी कला का। डी ऑप्शन इज राइट। फिर आइए, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्थिर चट्टान का प्रयोग किया गया है, जानते हो हरित स्थिर चट्टान का प्रयोग किसमें किया गया है,
गांधार कला शैली में। फिर प्राचीन कला के बारे में देखते हैं हम लोग। हाँ देखिए क्या है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? आप बताओ। सबसे पहले कौन आ रहे थे? यूनानी। फिर कौन थे? शक। फिर पहलव। और फिर कौन थे? कुषाण। ठीक, यूनानी थे, फिर शक है, पहलव है, और कौन है? कुषाण है। ठीक है, यूएसपीके। ठीक है, यूएसपीके बन रहा है आपका। हाँ, तो अब कौन आ गया? यूएसपीके पहला वाला, यूनानी, शक और कुषाण। सीक्वेंस आता है कि मौर्य के बाद जो सीक्वेंस आया, सबसे पहले यूनानी थे, फिर कौन थे? शक थे, फिर कौन थे? पहलव थे, फिर कौन थे? कुषाण थे। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा। भारत में वाह आक्रमण कालों का सही कालक्रम यही है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, कौन था? डेरियस प्रथम। इसके बारे में थोड़ा बताया था। ईरानी शासक डेरियस प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। पर्सिपोलिस व नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। तो देखा जाए तो डेरियस प्रथम जो कह सकते हो, डेरियस प्रथम से संबंध क्या है इसका? कि भारत पर जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण है तो कौन, यह साम्राज्य स्थापित कौन कर रहा है? डेरियस प्रथम, 522 से 486 बीसी। क्लियर? फिर आइए, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था कौन? चालुक्य, पल्लव, सातवाहन, राष्ट्रकूट। आप ही बताओ। पल्लव बच्चे तो बाद में आ सकता है, सातवाहन बीसी में चल रहा है ना, पल्लव तो बाद में आएगा एडी में। तो सबसे पुराना कौन दिख रहा है मुझे? सातवाहन। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव तो बाद में देखते हैं दक्षिण भारत में। ठीक है, तो कौन दिख रहा है? पल्लव तो आपका लगभग 500 कुछ करके आ रहा है। ठीक है, इस ईस्वी में, मतलब छठी ईस्वी में मिल रहा है एडी में। पल्लव में आता है। पल्लव वंश के शासक कई सारे, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन। और पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए, आप लोग पूछ रहे हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था जिसने रांची बनाई थी राजधानी? कांची। बताइए आप लोग पल्लव का। आइए जहां पे देख रहे हैं, सिंह विष्णु किस वंश के संस्थापक है? किस वंश का संस्थापक है? पल्लव वंश का। याद आया पल्लव वंश का? सिंह विष्णु। आदिवारा गुहा की स्थापना, दक्षिण भारत का इतिहास तो पढ़ा होगा, उसमें पल्लव आया। ठीक है, वो छठी शताब्दी में आता है पल्लव वंश। और ये क्या है? सातवाहन बहुत पहले। तो कौन सा? हाँ ठीक है, देखिए उपयुक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है? सातवाहन है। ठीक है, इस राजवंश के संस्थापक कौन था? सिमुक था, और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। लगभग इसका शासन कब माना था? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। कुछ स्रोतों में इसे कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन, मतलब ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी 60 ईसा पूर्व भी माना जाता है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? जानते हैं कौन पुराण में? मत्स्य पुराण में। लगभग कुल 30 से 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में ही 30 राजाओं का नाम मिलता है। क्वेश्चन आ जाए कि 30 राजाओं का उल्लेख किस राजवंश का, 30 राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है जो कि मत्स्य पुराण की में ये सूची मिलती है, किस राजवंश से संबंधित है? किससे लगाओगे? सातवाहन से। फिर सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत या आंध्र जाति कहा जाता है। उनकी आरंभिक राजधानी कौन थी? अमरावती मानी जाती है। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? प्रतिष्ठान था, नागार्जुन कोंडम था, कौन था? प्रतिष्ठान था। कौन था? प्रतिष्ठान। फिर निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए क्या प्रयुक्त किया गया है? एका ब्राह्मण। फिर आ जाइए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शुंग है, शुंग, सातवाहन, कदम्ब, चंदेल। बताइए, शुंग का संबंध किससे रखेंगे? पाटलिपुत्र से रख देते हैं कि क्योंकि बृहदत्त को मार रहा है, तो बृहदत्त की राजधानी, मौर्यों की राजधानी कौन थी? तो शुरू में तो पाटलिपुत्र ही रही, बाद में शुंगों की राजधानी विदिशा हो गई, जैसे बेस नगर कहा गया है यूनानी में भाषा में। तो शुंग का मामला क्या है? पाटलिपुत्र रख रहे हैं। सातवाहन पैठण दक्षिण भारत में। फिर कदम्ब की राजधानी बनवासी, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वेश्चन आया था, आरओ में जो है बनवासी किसकी राजधानी थी? कदम्बों की टिक मार देना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मयूर शर्मन यहाँ का राजा था कदम्बों का। भी चालुक्य पढ़ोगे, चालुक्य ने इनका दमन किया। चालुक्य शायद शासक था कीर्ति करके था, कीर्ति शासक का नाम आ रहा था। कीर्ति ने किसको हराया था?
वनवासी को अपने अधीन कर लिया था। और चालुक्य ने किसको लगभग समाप्त किया? कदम्बों को। फिर आइए चंदेल। चंदेल की राजधानी कौन है? महोबा। तो रखिएगा 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 4 3 2 1, 4 3 2 1। अगला ये यही है। निम्नलिखित में से कालक्रम सेट कीजिए। तो सबसे पहले कौन आएगा? सातवाहन है, वाकाटक है, चालुक्य हैं। सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य। कौन आ रहा है? सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य। झारखंड पीछे का क्वेश्चन था। ठीक, देखो हम लोगों ने सीक्वेंस लगाया। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सिमुख है। जो देखो वाकाटक वंश के वहां जो है अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कौन करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और चंद्रगुप्त गुप्त काल में चले जाओगे तो इसका मतलब वो कहाँ जाएगा? वाकाटक वंश। मौर्य के भी बाद, मौर्योत्तर के भी बाद। क्लियर? अब आइए, तो इसमें इसका मतलब सातवाहन किसके टाइम है? मौर्योत्तर के। तो इसके बाद तो वाकाटक आ गए। चालुक्य इसके बाद जाओगे। ठीक है, चालुक्य मतलब हर्षवर्धन। चालुक्य का जो शासक था कौन सा? हर्षवर्धन को पराजित करता है कौन? पुलकेशिन द्वितीय। और हर्षवर्धन का काल बच्चों कब आता है? गुप्त के बाद का। तो ऐसे मिलान किया करो, मतलब जोड़ा करो कहानी से। देखो इसको तुमने जोड़ लिया किससे? सातवाहन मौर्य के बाद। इसको जोड़ा वाकाटक मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हो रहा है? वाकाटक वंश के शासक से हो रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब गुप्त वंश किसके बाद आ रहा है? मौर्य और मौर्योत्तर के बाद। फिर मौर्य और मौर्योत्तर के बाद गुप्त आ रहा है। चालुक्य नरेश कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। एक मौर्योत्तर गुप्तोत्तर काल में राजा हुए हर्षवर्धन, उनको पराजित कर रहा है। तो गुप्तोत्तर के कौन हो गए? हर्षवर्धन और चालुक्य। तो सबसे पहला ये, फिर कौन? ये, और फिर ये। उनकी घटनाओं को मिलान करके कर लिया गया तो शायद सीक्वेंस बन जाया करे। ठीक है, यदि आपके दिमाग में उतर जाता है। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सिमुक ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। वाकाटक साम्राज्य की स्थापना तृतीय शताब्दी ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी। तो याद रखिएगा, वाकाटक साम्राज्य की स्थापना लिख लेना बच्चों, तृतीय शताब्दी ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की। लिख लीजिए इसको। वाकाटक साम्राज्य की स्थापना तीसरी शताब्दी में विंध्य शक्ति ने की। क्वेश्चन कहीं आ जाए इस तरीके का, वाकाटक के आगे विंध्य शक्ति लिखा हो तब भी क्या है बात? सही है। वाकाटक की स्थापना तीसरी शताब्दी ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की। जबकि गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में मूलराज प्रथम ने की। जबकि जो है गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना, ये बादामी के चालुक्य नहीं है, गुजरात के चालुक्य हैं, तो इसकी स्थापना किसने की थी? मूलराज प्रथम ने। इस राजवंशों का क्रम इस प्रकार है: सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य। क्लियर? आइए, नीचे दिए गए वक्तव्यों में क्या है सही बताना है आपको। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। बिल्कुल, प्राकृत जो है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का बिल्कुल विकास हुआ था। प्राकृत तो मेन भाषा थी। जो गाथा सप्तशती है हाल की, जो सातवाहन वंश के शासक हाल थे, उनकी पुस्तक कौन है? गाथा सप्तशती। वो किस भाषा में है? प्राकृत में ही है। तो संस्कृत के साथ प्राकृत भाषा का विकास हुआ, बिल्कुल बात सही है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अनेक लोक भाषाओं को अपनाया, ये भी बात क्या है? सही है। तो दोनों बातें भी क्या है? सही है, व्याख्या भी करते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 17 में आया है मीन्स। मतलब प्राकृत संस्कृत भाषा तो रहेगी, क्योंकि ये वैदिक कल्चर को मान रहे हैं, तो संस्कृत भाषा तो रहना ही रहना है। लेकिन मेन जो अदर कौन भाषा को प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? प्राकृत भाषा को, याद रखिएगा। फिर ये कौन है? सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता हैं। देखो नाम भी आया। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस से प्रधान गीत काव्य की क्या की है? रचना की। तो आपने गाथा सप्तशती लिखा तो होगा, तो किसने? हाल ने। हाल के दरबार में गुणाढ़ तथा सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे, ये भी मैंने लिखा था। गुणाढ़ भी थे और सर्ववर्मन। गुणाढ़ ने बृहद कथा, जबकि पैसाची प्राकृत भाषा में लिखा गया। सर्ववर्मन ने कांतंत्र संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में प्राकृत और संस्कृत भाषाओं का उल्लेख है। सातवाहन राजाओं ने साहित्यिक रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब केवल प्राकृत में ही नहीं है, संस्कृत के साथ प्राकृत है। फिर आइए, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। बताइए, कला के लोक पक्ष को भी अधिक प्रोत्साहन बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि प्राकृत तो एक लोक भाषा है वहाँ की।
अब देखो ये क्वेश्चन देख लो, देखो दोनों क्या है सही, और देखो रिपीटेशन तगड़ा, दिमाग लगाओ, स्टडी सोचो। यूपीपीसीएस मेंस 17 का ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने देखा होगा, समझ रहे हो, कायदे से देख के क्या किया होगा, समझा होगा, और फिर वही क्वेश्चन किस में उसको मिल रहा है, थोड़ा सा तो चेंज है, वही क्वेश्चन सेम वही तो है। जो है नरेश ने प्राकृत भाषा के पोषक थे और कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन दिया, सेम वैसे नहीं कुछ कुछ मिल रहा है कॉन्सेप्ट जैसा। ये कब आया 2021 में। तो प्रीवियस ईयर को करते रहना, थोड़ा समझते भी चलो, खासकर लैंग्वेज बेस्ड वाले क्वेश्चन बढ़िया गए। 4 साल बाद रिपीटेशन वही क्वेश्चन मार दिया गया। सातवाहन सांस्कृतिक शासन काल में प्राकृत संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा संगार उसमें लिखी है, ठीक है। सातवाहन काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला के उदाहरण प्राप्त हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हाँ, निम्नलिखित में से अब देखो सातवाहन लोक कला भी मिलता है, क्योंकि मैंने कहा था नागार्जुन कोंडम और कौन है, अमरावती, वहाँ स्तूप और मंदिर इत्यादि मिल रहे हैं, तो लोक कला भी मिल रही है, स्थापत्य कला भी मिल रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण हो जाने के बाद वाकाटक वंश ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। सातवाहन के बाद वाकाटक कहाँ से आ जाएंगे? क्लियर? वाकाटक वंश का पहला राजा कौन था? प्रवरसेन प्रथम था। अभी जो है वाकाटक वंश वैसे हम लोगों ने पढ़ा है, स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति ने। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। अब देखो इन्होंने एक सेकंड, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। वाकाटक वंश 3री शताब्दी में बन रहा है और 2री शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहन वंश है। और जब 30 राजाओं का वर्णन होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टच कहाँ से मिल सकता है? वाकाटक तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि 2री ईसा पूर्व में कौन आ रहे थे? 2री सदी ईसा पूर्व में कौन आ रहे थे? वाकाटक, ये कौन? सातवाहन, तो लगभग चला होगा। और वाकाटक वंश भी किस में आ रहे हैं? 3री AD में आ रहे हैं लगभग। तो मिल सकता है यहाँ के अंतिम राजा हो, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही हो। लेकिन ये तो अभी तुम पढ़े थे, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन तो हो नहीं सकता। कौन था? विंध्य शक्ति था। और उल्टा लिखा, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, तो विंध्य शक्ति इनका पुत्र होता, तो पहला कैसे होता संस्थापक? अब बताओ, 2 और 3 एलिमिनेशन करते, 2 3 इसमें मिल रहा था, 2 3 इसमें मिल रहा था, और अब इसमें फंस जाता मैटर, तो पता होना पड़ता है, एक केवल ये है, ठीक है। फिर आइए देखो, ये भी क्वेश्चन आया है, तो देखो वो लाइन पहले ही पढ़ ली गई थी हम लोगों ने भी। क्या लिखा था? वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति। उससे तुम्हारे 2 पॉइंट्स क्या हो रहे थे? एलिमिनेट हो रहे थे। आइए, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण हो जाने के बाद वाकाटक वंश ने दक्षिणापथ में अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये एक ब्रिज का कार्य कर रहे थे, उत्तर के कल्चर को कहाँ तक पहुंचा रहे थे? दक्षिण तक। उत्तर दक्षिण का कल्चर कौन जोड़ रहा था? वाकाटक, ठीक है। विंध्य शक्ति के पुत्र थे, बल्कि प्रवरसेन किसके पुत्र थे? विंध्य शक्ति के पुत्र थे। जबकि कथन एक और जो है 2-3 गलत हो गया। निम्नलिखित में से किस स्तूप ने आर्य के स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? अमरावती है। कौन है? आर्य के स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। देखो खतरनाक क्वेश्चन था। अमरावती स्तूप में आर्य के स्तंभ अथवा आयक का स्तंभ वाले मंच की विशेषताओं को देखने को मिलता है। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अमरावती गांव में स्थित है। तो आर्य क्या आयक स्तंभ कहाँ पे देखने को मिलता है? अमरावती। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक गौतमीपुत्र है कि नहीं? बताइए। अभी जो है नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र से है। फिर हाथी गुम्फा खारवेल, बिल्कुल सही है। भीतरी पुलकेशिन द्वितीय नहीं। कौन होना चाहिए था? ऐहोल अभिलेख किससे जुड़ा हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। और गिरनार कौन है? रुद्रदामन प्रथम। तो रुद्रदामन प्रथम सही है, बिल्कुल सही है। तो अब गलत कौन है? भीतरी के आगे कौन लिखा होना? स्कंद गुप्त होना चाहिए था। स्कंद गुप्त को किस नाम से जानते थे? क्रमादित्य के नाम से किसे जानते थे? स्कंद गुप्त को ही। क्लियर? आइए अगला। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री परवर्ती कहा गया है? श्री परवर्ती, देखो इसको लिख लेगा, लिखो बच्चों, एक लाइन लिखेगा, पुराणों में श्री पर्वतीय, पुराणों में श्री पर्वतीय के आगे लिखेगा इक्ष्वाक वंश। सातवाहन वंश के बाद जो मेन वंश एक आता है दक्षिण भारत में, नागार्जुन कोंडम और अमरावती शहरों का विकास करता है, वो कौन कर रहा है? इक्ष्वाक वंश। देखिए, इक्ष्वाक वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती या श्री पर्वत का शासक तथा आंध्रभृत्य कहा गया है, मतलब आंध्रों का नौकर। मतलब आंध्रों के, इसका मतलब है नौकर थे, मतलब आंध्र का मतलब सातवाहन के
बाद ही ये कौन आए हैं, इक्ष्वाकु आए हैं। ठीक है, पहले वे सातवाहन के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। ये भी लिखो बच्चों, फटाक से एक लाइन लिखो, जो है इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन था, श्री शांतमूल था। ये ऐसे नोट्स में है, ये पॉइंटेड मिलते नहीं जल्दी हैं, आपको बहुत सर्च करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं रिलेशन आया है तो आप इसको याद रखिए, से जुड़ा हुआ। श्री शांतमूल था। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन था, श्री शांतमूल था। और इक्ष्वाकु इसके बाद आए हैं, सातवाहन के बाद। फिर आइए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, बिल्कुल करते थे। कुषाण जब उधर साइड से थे तो उधर ही साइड में लाल सागर भी था और फारस की खाड़ी भी था पश्चिम साइड में, तो ये बात सही है। उनकी सुसंगठित सेना नौसेना उच्च कोटि की थी। कहीं भी हमने कुषाणों की नौसेना का जिक्र किया है, चोलों को किया है नौसेना का जिक्र, और किसका ज़्यादातर हम लोगों ने नौसेना का जिक्र नहीं किया है। तो ये वाली बात क्या हो रही, गलत हो रही। तो ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। सी ऑप्शन इस क्या है, राइट। क्लियर। आइए, पेरिस प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और इकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साथ मिलते हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कुषाणों का व्यापार पश्चिम विश्व से फारसी खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। ठीक है, फिर आइए, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है, हाथी गुम्फा लेक के साथ। फिर आइए, कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से क्या था, एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा में उसका एक बिना तिथि का क्या प्राप्त हुआ है, अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो याद रखिएगा, जो खारवेल का अभिलेख है वो कहाँ पहाड़ी से प्राप्त हुआ है, उदयगिरी की पहाड़ी से। उदयगिरी की पहाड़ी है कहाँ, उड़ीसा प्रांत में भुवनेश्वर के पास। ठीक है, तो उदयगिरी की पहाड़ी बहुत फेमस है। हाँ, निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक था, खारवेल था, चेदी वंश का शासक। कलिंग नरेश खारवेल निम्न से किस वंश से संबंधित था, चेदी वंश का था। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, कौन था, खारवेल था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन से, चेदी वंश से। अच्छा, चेदी वंश का संस्थापक कौन था, महामेघवाहन था। कौन था, महामेघवाहन। ठीक है, देखो लिखा भी है, लिखो एक लाइन लिख लो, चेदी वंश का संस्थापक कौन है, महामेघवाहन। और अभी इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन लिखो, श्री शांतमूल है। और जो है आपने एक और लिखा होगा, कौन सा संस्थापक के बारे में उल्लेख किया होगा, वाकाटक वंश, विंध्य शक्ति, ये कुछ अलग नाम है। एक चालुक्य वंश, गुजरात के चालुक्य देखा होगा, वो कौन है, गुजरात के चालुक्य वाला मूलराज प्रथम। क्लियर। और शुंग कौन देखे होंगे, पुष्यमित्र शुंग। कर्ण वंश के संस्थापक कौन देखे थे, वासुदेव। और आपके सातवाहन के कौन देखे थे, सिमुख। कंफ्यूजन ना होइएगा। हाथी देखिए, कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का शक्तिशाली जो है शक्तिशाली शासक कौन था, खारवेल हुआ। वही चीज मुझे कंफ्यूज कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि इसने एक महामेघ वंश भी लिख दिया, चेदी वंश भी लिखा है। चूंकि सबसे पहला शासक कौन है, महामेघ वंश ही है, नाम से व्यक्ति है जिसने जो है किसकी स्थापना की थी, चेदी वंश की स्थापना की। तो जो पहला व्यक्ति है उसी को उस नाम से भी, उस वंश को उस नाम से भी जाना जा सकता है। तो चेदी वंश को या महामेघवाहन वंश को, दोनों बातें क्या है, सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर। आते हैं फिर, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, किस शासक का, खारवेल जानकारी का स्रोत है। फिर उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें खारवेल के बचपन के शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। उदयगिरी और खांडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा, इसमें प्राकृतिक कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी से 18 तक, खांडगिरी में 15 गुफाएं। खांडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है, इसको देख लेना। खांडगिरी और उदयगिरी की पहाड़ियां, जिन्हें कुमारगिरी एवं कुमारगिरी के नाम से जाना जाता है, अपनी रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित हैं। इनमें प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 तक, खांडगिरी में 15 गुफाएं हैं। उदयगिरी की गुफाओं में चेदी वंश के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो याद रखेगा, उदयगिरी और खांडगिरी ये दोनों गुफाएं कहाँ पे हैं, उदयगिरी और खांडगिरी, उड़ीसा में। उदयगिरी 18, खांडगिरी कितने हैं, 15 गुफाएं, और उदयगिरी में ही खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है। अब ये स्टेटमेंट देखो, कठिन क्वेश्चन था थोड़ा सा।
उदयगिरी खांडगिरी गुफाओं के संदर्भ में बताइए, इसमें प्राकृतिक कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18, खांडगिरी में 15 सही है। खांडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो ये तो ऐसे हो सकता था गलत, दोनों ऑप्शन जो हम लोग देखते हैं खांडगिरी वाला, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है उदयगिरी में ही कौन है, हाथी गुम्फा अभिलेख। अब फंस रहा था मैटर ये इसमें, तो कौन सही हो जाएगा, 1 और 2। ये किसमें क्वेश्चन आया है, छत्तीसगढ़ 2021 में आया। किस रोमन शासक जस्टिसियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है बच्चों, हमेशा विधि में रहा। जस्टिसियन का योगदान किसमें रहता है, कानून संबंधित। जस्टिस भी बनता है, जस्टिस का मतलब क्या था, न्याय, कानून, और जस्टिसियन ऐसे याद रखने के लिए याद रखो किससे संबंधित है, विधि से। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है, बता ही नहीं किसने लिखी है, उनमें से कोई नहीं, अज्ञात व्यक्ति है कोई, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रंथ या रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे 60 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम व्यक्ति ने लिखा है। किसने लिखा है, पता ही नहीं कौन ने लिखा है। इसने भारत से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। भारत से जो आयात होती हैं, निर्यात होती हैं वस्तुओं का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, लेखक अज्ञात है। ये वाला टॉपिक क्या हुआ आपका, कवर हुआ है। इसमें भी आप लोग बहुत कुछ जाने हो, क्लियर। अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा, एक नया टॉपिक आप लोगों का स्टार्ट होगा, गुप्त और गुप्तोत्तर काल। गुप्त और गुप्तोत्तर काल स्टार्ट होगा। देखिए हम लोगों ने जो है वो टॉपिक कवर कर लिया है, मौर्योत्तर काल। अब हम लोग कौन, इसी में गुप्त और गुप्तोत्तर काल का क्वेश्चन आंसर आएंगे। देखा होगा आपने, बहुत सारे गुप्त में आपने चीज़ें पढ़ी थी, जो आपने मौर्य में और मौर्योत्तर में, तो मौर्योत्तर की बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई जानने को मिली। अधिकांश क्वेश्चन आपके पढ़ने के बाद हो भी जा रहे होंगे। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल, गुप्तोत्तर काल।